भाग 36। अभ्युत के सवाल ने मन्नत को निशब्द कर दिया था। अब वो नादान सोच रही थी कि क्या बोले। तभी अभ्युत फिर से बोला, बच्चे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। तुम्हारा होना मतलब मेरा होना, मैं नहीं तो तुम भी नहीं। मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों से अभ्युत उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा था। इस बात से मन्नत को शांति मिल रही थी। पर उसे क्या पता था, असली जिंदगी की शुरुआत आगे आने वाले समय में होने वाली है, जब वो अपना शादीशुदा जीवन शुरू करेगी अभ्युत के साथ। मन्नत ने काफी सोचा और कहा, अब आपको मुझ पर गुस्सा तो नहीं आता है ना? अब मैं काफी कुछ सीखने लगी हूँ। मम्मी मुझे ट्यूशन देती है। पर राणा जी, पर मम्मी ने तो मुझसे कोई फीस नहीं मांगी, ऐसा क्यों? मन्नत की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी आंखों में नशा छाने लगा और वो बोला, क्योंकि तुम ऐसी फीस सिर्फ मुझे दे सकती हो, उस पर मेरा हक है, किसी और का नहीं बच्ची। मन्नत बोली, अच्छा तो जल्दी से फीस ले लो और मुझे ट्यूशन दे दो, मुझे भी एकदम परफेक्ट बनना है, हर काम में माहिर होना है। अभ्युत बोला, हाँ बच्ची, कल का दिन निकल तो जाने दो, फिर ट्यूशन और फीस सब एक साथ ही होगा। अभ्युत की बात सुनकर मासूम मन्नत खुश हो गई। उसे क्या पता था कितनी अच्छी खासी फीस चुकाने जा रही है वो अभ्युत को। वहीं अभ्युत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान हट ही नहीं रही थी। उसे जल्दी से मन्नत को हासिल करना था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे, जिसमें मन्नत अभ्युत को आज क्या क्या हुआ सब कुछ डिटेल से बता रही थी, बच्चों की तरह। और अभ्युत बिना बोर हुए उसकी एक एक बात को आराम से सुन रहा था। उसे पता था कि उसकी होने वाली बीवी बातूनी है, वो भी हद से ज्यादा। मन्नत ने अपनी बातों का पिटारा पूरा खोल दिया और उसके बाद तेज तेज सांस लेते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई हूँ, अब थोड़ी नींद ले लूं, कल बात करेंगे राणा जी। अभ्युत बोला, मेरी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं है और बच्ची को नींद आ रही है। चुपचाप जागो मेरे साथ, अपनी जिंदगी में हुए हर अच्छे बुरे इंसिडेंट को मुझसे शेयर करो, क्योंकि इतने वक्त तक मैं नहीं था तुम्हारी लाइफ में। मन्नत बोली, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है राणा जी। आपको पता है यहाँ कोई मुझे सोने नहीं देता, किसी ना किसी काम के लिए मुझ मासूम को बुला लेते हैं और कितने कितने किलो के गहने भी पहना देते हैं। अरे आपको पता है राणा जी, ये पार्लर वाली है ना, ये भी मम्मी की चमची है, उनको मेरी शिकायत कर देती है। अभ्युत बोला, ये क्या होता है चमची? मन्नत अपना सर पीटते हुए बोली, अरे आपको चमची का मतलब नहीं पता क्या? चुगलीखोर होता है इसका मतलब, आप समझे? अभ्युत ने गहरी सांस ली और कहा, ये अजीब अजीब से वर्ड्स यूज मत किया करो, थोड़े सभ्य और सौम्य शब्दों का यूज करो। मन्नत बोली, चलो आप इसकी भी ट्यूशन करवा देना, ओके राणा जी। मन्नत की मासूमियत, उसकी भोली भाली बातें सुनकर अभ्युत उस पर अपना सब कुछ हार रहा था। बढ़ते हर पल के साथ उसका दीवाना बनता जा रहा था। उसके चेहरे पर हसीन मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो इंसान कभी बिना किसी बात के मुस्कुराता नहीं था, वो आज इस बच्ची की मासूम सी बातों पर मुस्कुराया जा रहा है। मन्नत ने अनजाने में अभ्युत के अंदर सब कुछ बदल दिया था, जिसका एहसास इन दोनों को ही नहीं था। अभ्युत बोला, एक एक बात की ट्यूशन होगी और उतनी ही ज्यादा फीस भी होगी। अब तुम मुझे बताओ, आज से आज तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? आई वांट टू नो एवरीथिंग। अभ्युत की बातें सुनकर मन्नत को वो सब याद आने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी, उसके माथे पर पसीना आने लगा, उसे अजीब सा डर लगने लगा था। मन्नत कुछ नहीं बोली तो अभ्युत फिर से बोला, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं कुछ पूछ रहा हूँ? मन्नत हड़बड़ा गई और बोली, मैं नहीं जानती कुछ भी, मेरी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ उसने किया था, वो बुरा था, गंदा था, मैं नहीं। मन्नत की आवाज सुनकर अभ्युत परेशान हो गया था। उसे समझ आ गया था कि वो घबराई हुई है। अभ्युत ने परेशान होकर बोला, बच्ची शांत हो जाओ, आराम से सांस लो। मन्नत बोली, मैं नहीं जानती सच्ची मुझे वो। अभ्युत जोर से बोला, बच्ची कहा ना शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब ठीक है। अभ्युत की आवाज सुनकर मन्नत झेप गई और उसने गहरी सांस ली। अभ्युत के माथे पर शिकन साफ साफ दिख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो जानना चाहता था पर इस वक्त नहीं, ये वक्त सही नहीं था, क्योंकि उसके जिक्र भर से मन्नत की हालत खराब हो रही थी और मन्नत के मामले में वो कोई रिस्क नहीं ले सकता है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? पहले उसे शादी कर लेनी चाहिए, उसके बाद आराम से वो मन्नत से सब कुछ पता कर लेगा। मन्नत थोड़ा घबरा गई थी और चुपचाप खड़ी होकर सामने देख रही थी। तभी अभ्युत बोला, देखो बच्ची, परसों हमारी शादी है, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो और खुश रहो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बस इतना याद रखो, हम दोनों जल्दी मिलने वाले हैं, बाकी कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, समझ रही हो ना? मन्नत ने आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद करते ही उसे अभ्युत का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसे देखकर वो खुश हो गई और बोली, वाह राणा जी, आंखें बंद करने पर भी मुझे तो आप ही दिखाई दे रहे हैं, ये तो मैजिक है। अब जाकर अभ्युत को चैन मिला। उसकी मासूम बच्ची अपनी असली रूप में वापस आ चुकी थी। अभ्युत ने कसकर रेलिंग को पकड़ लिया और कहा, बच्ची तुम्हें नींद आ रही है ना, तो अब तुम आराम करो, कल मौका नहीं मिलेगा। मन्नत बोली, अरे हाँ, कल और परसों सोने को नहीं मिलेगा, ऐसा करती हूँ अभी बहुत सारी नींद ले लेती हूँ, कोटा पूरा कर लेती हूँ, है ना राणा जी? अभ्युत बोला, मन्नत ने अभ्युत को गुड नाइट कहा और फोन कट करके धराम से बेड पर लेट गई और बिना कुछ सोचे आराम से नींद लेने लगी। उधर अभ्युत अपनी बालकनी में खड़ा होकर गहराई से सोच रहा था। कोई बात तो है जो मन्नत को परेशान कर रही है। अभ्युत को कैसे भी करके सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि वो मन्नत से जुड़ी हर छोटी सी छोटी बात भी जानना चाहता है। अभ्युत बोला, पता तो लगा कर रहूंगा, तुम खुद मुझे बताओगी बच्ची। आज की रात और बीत गई थी और अगली सुबह दोनों पक्षों की तरफ भात यानी कि मायरा की रस्म चल रही थी, जिसमें लड़के और लड़की की मामा के पक्ष से बहुत सारे उपहार और बहुत कुछ दिया जाता है और मामा दुल्हन और दूल्हे की मां को यानी कि अपनी बहन को जयपुर की प्रसिद्ध चुनरी पीले, एक खास तरह की प्रिंट जो राजस्थान में फेमस है, की साड़ी उठाई जाती है। मायरे की रस्म होते ही शाम को मेहंदी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मन्नत को मेहंदी लगाने के लिए राजस्थान की टॉप मेहंदी वाली को बुलाया गया था, जो मन्नत को बहुत अच्छे से मेहंदी लगा रही थी। पर मन्नत ने उसे परेशान करके रख दिया था। मन्नत को कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आ रही थी। वो दुनिया भर के नखरे दिखा रही थी। अंत में परेशान होकर सोनल जी ने उसे डांट दिया और चुपचाप मेहंदी लगवाने को कह दिया। मन्नत मुंह बनाकर मेहंदी लगवाने लगी। मेहंदी लगने के बाद मन्नत ने देखा तो उसकी आंखों में दुनिया भर की चमक आ गई और वो खुशी से बोली, वाओ वाओ, आपने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, मेरा तो दिन बन गया। अब मैं इसे जल्दी से राणा जी को दिखाना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मन्नत की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी एक आंटी उसे छेड़ते हुए बोली, कल दिन में तो वक्त नहीं मिलेगा, पर हाँ रात को जरूर तुम अपने राणा जी को आराम से मेहंदी की एक एक डिजाइन दिखा देना। मन्नत उनकी बात का मतलब नहीं समझी, पर फिर भी सबके साथ मिलकर वो भी हंसने लगी। उसकी नादानी देखकर सोनल जी थोड़ा परेशान हो रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि वे कल मन्नत को पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा देंगे, ताकि आगे चलकर मन्नत डरे ना और सब कुछ खुशी से स्वीकार कर ले। हालांकि मन्नत को थोड़ा बहुत तो पता था, पर एकदम गहराई से उसे कुछ नहीं पता था।
उसने अपना ज्यादातर वक्त खाने और सोने में ही बिताया था। मन्नत की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने दोनों हाथ और पैरों पर खुशी से मेहंदी लगवाई थी और बार बार उसे देखकर खुश हुए जा रही थी। उसे अपनी मेहंदी अभ्युत को दिखानी थी ताकि वो भी उसकी तारीफ करे। मन्नत की चाची बोली, इसके हाथ में जमाईसा का नाम भी लिख देना, पर छुपा कर, ताकि उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो। मन्नत बोली, ऐसा क्यों चाची? सामने ही नाम लिखो ना, मैं चाहती हूँ कि उन्हें जल्दी से अपना नाम मिल जाए। आंटी बोली, अरे अरे, तुझे बड़ी उतावल है सब कुछ जल्दी जल्दी करने की। सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तभी मन्नत अपने मन में बोली, लगता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इस बात को याद कर लेती हूँ और राणा जी को बता दूंगी, फिर वो मुझे इसके बारे में भी सब कुछ सिखा देंगे। चाची बोली, बेटा ये रस्म है जिसमें पति पत्नी के हाथों में अपने नाम को ढूंढता है और जल्दी ढूंढ लेता है तो जीत जाता है, वरना लड़की की जीत होती है। चाची की बात सुनकर मन्नत बहुत खुश हो गई। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने मेहंदी वाली से धीरे से कहा, आप ना अभ्युत नाम लिखो और उसे छुपा देना, बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, ओके? क्योंकि मुझे जीतना है राणा जी से। मेहंदी वाली ने बड़ी स्टाइल से अभ्युत का नाम लिख दिया। मन्नत की मेहंदी हो चुकी थी और वो उसे देख देख कर खुश हुए जा रही थी। लड़के वालों की तरफ भी मायरे की रस्म हो चुकी थी और अभ्युत के हाथ में शगुन की थोड़ी सी मेहंदी लगा दी गई थी, जिसमें उसे बहुत गुस्सा आया था। पर रीति रिवाज तो मानने ही पड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी मेहंदी के लिए राजी हो गया। आज के सारे फंक्शन हो चुके थे और मन्नत को आराम करने का मौका मिल गया था। वो मेहंदी लगे हाथों से बेड पर बैठे बैठे सो रही थी और उसकी मेहंदी सूखने लगी थी। अब सब लोग मिलकर कल की शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 37। मन्नत नींद में भी राणा जी से बातें कर रही थी। उसे अभ्युत तब तक अच्छा लगता था जब तक वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता था, और इन दिनों में अभ्युत ने एक बार भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया था, जिस वजह से वो उसके सामने थोड़ी खुलकर बातें करने लगी थी और उस पर खुश भी थी। कुछ देर बाद सोनल जी मन्नत के पास आई और देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। सोनल जी को उस पर बहुत प्यार आया। उन्होंने पार्लर वाली को इशारा करके समझाया कि इसको बिना जगाए इसके हाथों में सरसों का तेल लगा दो ताकि मेहंदी का रंग गहरा चढ़े। पार्लर वाली अपना काम करने लगी। वहीं सोनल जी मन्नत के पूरे बदन को देख रही थी। उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिख रही थी। वे बालकनी में गई और बोली, इसे समझना पड़ेगा वरना ये कोई गड़बड़ न करते। पता चला जमाईसा इसके नजदीक जाने लगे और ये डर के मारे रोने लग जाए। ना, इसे कल ही सब कुछ बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। क्या पता जमाईसा ने इसे अभी तक कुछ बताया भी होगा या नहीं। दोनों बात तो करते हैं आपस में, पता नहीं। जो भी हो, मुझे एक माँ होने का फर्ज निभाना है। सोनल जी नहीं चाहती थी कि कल को उन्हें किसी भी तरह के ताने सुनने पड़े अपनी बेटी को लेकर, इसलिए वे अपनी बेटी को एकदम पारंगत बना देना चाहती थी। आज का दिन कल की तैयारियों में बीत गया था। आज अभ्युत रात में अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए उसने मन्नत को कॉल नहीं किया था। मन्नत को एक बार याद आया था, पर बाद में वो भी भूल गई थी और आराम से बैठकर अपने भाई बहनों से बातें कर रही थी। फेरों का मुहूर्त कल दोपहर 12 बजे का था और बारात सुबह 10 बजे तक आने वाली थी, जिस वजह से सारी अरेंजमेंट्स जल्दी जल्दी करवाई जा रही थी। अभ्युत और मन्नत की शाही शादी का गवाह उदयपुर का सिटी पैलेस बनने जा रहा था। अभ्युत और मन्नत के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, पर एक तो अपनी नींद की और बातों की दुनिया में खुश थी और दूसरा अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। कल ये दोनों हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे। अगला दिन सुबह के 6 बजे मन्नत आधी नींद में बेड पर बैठी बैठी झूम रही थी। उसे जबरदस्ती उठाया गया था। आज उसे जल्दी जल्दी रेडी होना था। उसके आसपास शोर शराबा मचा हुआ था। वो सबको मुंह बनाते हुए देख रही थी। सोनल जी उसके पास आई और उसके बालों को बांध कर बोली, जल्दी से ऑयलिंग कर ले, आज तुझे हेयर वॉश करना है, तुम्हारी सासू माँ ने कहा है। मन्नत बोली, अरे यार इतनी जल्दी कौन नहाता है, और परसों ही तो बाल धोए थे, आज फिर से क्यों? मम्मी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सोनल जी बोली, रूफी जिद मत करो बेटा, समझने की कोशिश करो, आज और कल की बात है, ये भागम भाग मची है, बाकी कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाना है। तुम्हें सिखाया है ना बड़ों के सामने जिद नहीं करनी है। मन्नत बोली, ओके मैं करती हूँ सब कुछ। लड़की वालों की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी थी और सब लोग जल्दी से रेडी होकर बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। मन्नत नहा धोकर कांच के सामने बैठी थी। तभी एक दो औरतें और उनके साथ आरतिका जी उसके रूम में आई। उनको देखकर मन्नत अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके पैर छूकर मुस्कुरा दी। आरतिका जी बोली, खुश रहिए। आरतिका जी ने सोनल जी की तरफ देखा और बोली, ये लीजिए शादी का जोड़ा और सभी गहने, जल्दी से मन्नत को रेडी करवा दीजिएगा। हम सब कुछ ही देर में वहां से बारात लेकर निकल रहे हैं। फिक्स्ड 10:30 पर वरमाला पहनाई जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप समझ रही होंगी। सोनल जी बोली, जी जैसा आप कहें, हम अभी इसे रेडी कर देते हैं। इतना कहकर आरतिका जी ने एक नजर मन्नत को देखा, जिसके रूप रंग में बेहद निखार आया था। आरतिका जी उसके पास आई और उसे गौर से देखने लगी। बाकी सभी आरतिका जी को देख रहे थे। मन्नत को तो घबराहट हो रही थी अपनी सास से। आरतिका जी ने उसे देखने के बाद कहा, आपकी कटार कहाँ है मन्नत? मन्नत हड़बड़ा गई और अपनी कटार को इधर उधर देखने लगी। सोनल जी ने भी इधर उधर देखा तो उन्हें कटार बेड पर दिखाई दी, जिसे लेकर उन्होंने उसे मन्नत के हाथ में सौंप दी। आरतिका जी ने मन्नत की तरफ देखकर थोड़ा सख्ती से कहा, आपकी शादी होने जा रही है, दुल्हन है आप, आपका रूप कितना निखर आया है ये तो आपको पता ही होगा, और ऐसे में नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है, समझ रही है ना आप? जब तक शादी नहीं हो जाती इस कटार को अपने पास ही रखिए। मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया। आरतिका जी ने सोनल जी की तरफ देखा और कहा, आप ध्यान रखिएगा, आजकल के बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, पर हमें तो इनका ध्यान रखना होगा। सोनल जी बोली, जी आप सही कह रही हैं। आरतिका जी हल्की सी मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। उनके जाते ही मन्नत चेयर पर बैठ गई। सोनल जी ने मन्नत की कटार को लिया और उसे एक धागे में बांधकर मन्नत की कमर से लपेट दिया और गुस्से से बोली, पागल लड़की, तुम कटार को खुद से दूर क्यों रखती हो? तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने छोटी कटार मंगवाई थी और तुम इसे भी संभाल नहीं पा रही हो। बताया ना शादी में दूल्हा दुल्हन को अपने पास कटार रखनी पड़ती है। मन्नत बोली, सॉरी मम्मी भूल गई थी मैं, अब से ध्यान रखूंगी। सोनल जी ने कटार को कसकर उसकी कमर से बांध दिया और पार्लर वाली से उसे जल्दी से रेडी करने को कह दिया। सोनल जी ने शादी का जोड़ा देखा तो हैरान रह गई। वो काफी भारी था। अब ये मन्नत पक्का ड्रामा करेगी। गहने भी बहुत सारे और भारी थे। अब हो भी क्यों ना शाही लोगों के शाही गहने जो थे। सोनल जी मुड़ी और बोली, टूफी गहने और जोड़ा थोड़ा भारी है बेटा, आज सहन करना पड़ेगा, ठीक है ना? मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया और सोनल जी और पार्लर वाली मिलकर उसे रेडी करने लगे। लड़के वालों की तरफ सब कुछ तैयार था। बारात निकलने की तैयारी में थी। बाहर बैंड बाजा और बाराती साफा पहनकर खड़े थे और उनके बीचों बीच एक बड़ा सा शाही हाथी सच धज कर खड़ा था। उसी पर सवार होकर हमारे दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेने जाने वाले थे। हाथी काफी विशाल और शाही लग रहा था। उसे भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। महल के बाहर कब से जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिनकी आवाज लड़की वालों के इलाके तक पहुंच रही थी। अभ्युत शादी करने के लिए एकदम तैयार था। वो आज एक राजा की तरह दिख रहा था। उसकी शान की कोई होड़ ही नहीं थी आज तो।
आज वो पूरा राजस्थानी शाही दूल्हा लग रहा था। उसने सुनहरे रंग की भारी हीरो से जड़ी शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर शाही लाल पट्टा लगाया हुआ था। पैरों में शाही राजाओं जैसी जूतियां पहनी थी। माथे पर लाल रंग का राजशाही साफा पहना हुआ था, जिस पर कलंगी लगी हुई थी। और राणाओं की आन बान और शान, उनकी शाही तलवार हाथ में लिए हमारा अभ्युत प्रताप राणा तैयार था अपनी मासूम तितली को हमेशा के लिए अपनी कैदी बनाने के लिए। अजय जी ने अभ्युत को देखा तो उनका तन मन खुश हो गया। उन्हें अपने बेटे पर नाज हो रहा था। अजय जी ने अभ्युत की पीठ थपथपा दी और कहा, जाइए राणा साहब, लेके आइए अपनी रानी साहब को हमारे खानदान में। अभ्युत के चेहरे पर जुनून सवार था। उसने शिद्दत से खुद को कांच में देखा और जुनून से बोला, चलिए। शक्ति और अजय जी के साथ अभ्युत अपने रूम से बाहर आया। उसे देखकर सभी लोग दूर से उसकी बड़ाइयां लेने लगे। आज वो सचमुच का राजा लग रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया भर का घमंड और रुतबा दिखाई दे रहा था। दादी सा आगे आई तो अभ्युत ने उनके पैर छू लिए और दादी सा ने उसकी नजर उतारी और गर्व से बोली, आइए, आपका ही इंतजार है राणा साहब। अभ्युत आगे बढ़ा और महल के बाहर आया, जहां सब लोग उसको बेताबी और जोश से देख रहे थे, जैसे कि कोई राजा या सेलिब्रिटी आया हो। अभ्युत के आते ही ढोल नगाड़े और बैंड बाजे जोर जोर से बजने लगे। अभ्युत शान से उस हाथी की तरफ बढ़ने लगा और एक राजा की तरह उसकी पीठ पर बैठ गया। शक्ति और उसके गार्ड्स आसपास खड़े होकर उसकी सुरक्षा की देखभाल कर रहे थे। उन्हें रत्ती भर का किसी पर भी यकीन नहीं था। अभ्युत हाथी पर बैठ गया एक राजा की तरह। आर्तिका जी आगे आई और हाथी के पास में स्टूल पर खड़ी होकर अपने हाथ में पूजा की थाली लिए अभ्युत की तरफ बढ़ी। आर्तिका जी ने कुमकुम लिया और उससे अभ्युत को तिलक लगा दिया और हजारों रुपए उसके ऊपर से घुमाकर हाथी चालक को सौंप दिए। आर्तिका जी को वहां खड़ा देखकर अभ्युत थोड़ा परेशान हो रहा था और उनके लिए बोला, मासा संभल कर। आर्तिका जी उसके सामने मुस्कुरा दी और अजय जी का हाथ पकड़कर स्टूल से नीचे उतर गई। आज पूरा राणा परिवार बहुत खूबसूरत और शाही लग रहा था। सबने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। अजय जी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोले, अब समय हो गया है बारात प्रस्थान का। उनके इतना कहते ही सभी लोग ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते हुए अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। अभ्युत की बारात भी एकदम शाही थी। बारात को ज्यादा दूर तो जाना नहीं था, बस महल के इस छोर से दूसरे छोर तक जाना था, इसलिए बाराती पैदल ही निकल पड़े। उन सबके बीच हमारे दूल्हे राजा हाथी पर सवार होकर बैठे थे। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ घमंड और जुनून दिखाई दे रहा था। आज वो बहुत बड़ी जंग जीतने जो जा रहा था। बैंड बाजे और नगाड़ों के साथ अभ्युत की बारात मन्नत के आंगन तक पहुंचने ही वाली थी। उधर मानव जी, मिहिर और बाकी सभी लोग द्वार पर खड़े होकर बारात के स्वागत के लिए रेडी थे। सबने साफा पहना हुआ था और हाथों में मोतियों की माला लिए खड़े थे। तभी सभी को बारात आती हुई नजर आई। सबके चेहरे पर खुशियां छा गई। बारात उनके द्वार पर दस्तक दे चुकी थी और सभी की नजर बस अभ्युत पर टिकी हुई थी। वो कितना हैंडसम लग रहा था, कोई भी उसका दीवाना हो जाए। लड़की वालों के द्वार पर आते ही अभ्युत को हाथी पर से नीचे उतारा गया। सोनल जी द्वार पर आरती की थाली लिए अपने जमाई राजा के स्वागत के लिए खड़ी थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 38। सोनल जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। अभ्युत को हाथी से नीचे उतारा गया और वो एक राजा की तरह चेहरे पर गुरूर लिए सोनल जी की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ साथ बाकी सभी आगे बढ़ रहे थे। ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे। अभ्युत द्वार पर आकर खड़ा हो गया और सोनल जी मुस्कुराकर बोली, आइए जमाई साहब, अब तोरण की रस्म अदायगी होगी। सोनल जी के कहते ही अभ्युत ने मयान से तलवार को बाहर निकाला और चौखट के ऊपर लगी तोरण को उस तलवार से छूने लगा। तोरण काफी ऊंचाई पर लगाया था, पर क्योंकि हमारे दूल्हे राजा की हाइट बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने पहली बार में ही तलवार से तोरण को छू लिया था और रस्म अदायगी हो गई। तलवार को वापस मान में डाल दिया। आर्तिका जी गुरूर से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। अब होना भी चाहिए क्योंकि अभ्युत में कमी तो कोई भी नहीं थी। तोरण की रस्म होते ही सोनल जी ने अभ्युत के माथे पर तिलक लगाकर उसे गुड़ खिलाया और उसकी आरती उतारने लगी। सोनल जी गर्व से अपने जमाई साहब को देख रही थी। उन्होंने प्यार से उसकी आरती उतारी और बोली, पधारिए जमाई साहब। दूल्हा और बाकी सभी बाराती अंदर चले आए। सबका फूलों से स्वागत किया गया और सभी बारातियों को मोतियों की माला पहनाई गई। अजय जी और मानव जी आपस में गले लगे। सभी बारातियों के लिए महल के आलीशान हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई थी। सभी मेहमान आराम से बैठे हुए थे। वेटर उन्हें खाने पीने का परोस रहे थे। वहीं बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप सजाया गया था जहां अभ्युत और मन्नत फेरे लेने वाले थे। अभ्युत हॉल में सभी मेहमानों के आगे बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था, एक राजा की तरह। शक्ति उसके बगल में खड़ा था। अभ्युत के सामने दुनिया भर के नाश्ते और जूस रखे हुए थे, लेकिन उसकी नजर तो सिर्फ मन्नत को ढूंढ रही थी। वो अब और रुक नहीं सकता था। न जाने कब उन दोनों की शादी होगी और वो मन्नत को अपने साथ ले जाएगा। सोनल जी ने सभी मेहमानों का ध्यान रखने का बोलकर मन्नत के रूम में चली गई। उन्होंने आते ही देखा कि मन्नत रो रही थी। उसके पेट पर लाल निशान बन गया था, जिसे देखकर सोनल जी हैरान रह गई और बोली, ये कैसे हुआ? पार्लर वाली बोली, आंटी जी मैं इन्हें कंदूरा पहना रही थी, तभी ये हिलने लगी और वो इनके पेट में चुप गया। कब से रोई जा रही है, आप ही ने समझाओ ना। सोनल जी मन्नत के पास आई और उसके पेट को ध्यान से देखते हुए बोली, मेरा बच्चा रो मत, ज्यादा नहीं लगी है, ठीक हो जाएगा ये तो, देखो रोने से मेकअप खराब हो जाएगा। मन्नत बोली, मम्मा जल रहा है सच में। सोनल जी बोली, रूफी छोटी सी चोट है बेटा, रो मत, सभी मेहमान आ चुके हैं, अभी देखना कोई ना कोई आ जाएगा तुझसे मिलने के लिए, ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर सोनल जी ने मन्नत के पेट पर थोड़ी सी दवा लगा दी, जिससे उसको ठंडक मिले। मन्नत अब चुप हो गई थी और पार्लर वाली ने उसे बाकी के सभी गहने पहना दिए थे। मन्नत के गहने सभी राजपूती थे, जो काफी भारी और भरे हुए होते हैं। अंत में मन्नत के सिर पर दुपट्टा उठा दिया गया, जो काफी हेवी था। मन्नत की गर्दन तक हिल नहीं रही थी। पार्लर वाली ने दुपट्टे को पिन से सेट कर दिया और हमारी प्यारी सी दुल्हन एकदम रेडी थी। सोनल जी ने उसे एक नजर देखा तो उनकी आंखों में पानी भर आया। उनकी बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम रानी जैसी। सोनल जी ने उसकी नजर उतारी और उसके माथे को चूम लिया। सोनल जी ने पार्लर वाली को थोड़ी देर बाहर जाने के लिए कहा और रूम का डोर लॉक कर दिया। रूम में अब मन्नत और उसकी मम्मा ही थी। सोनल जी उसके पास आई और उसको आराम से बेड पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठकर बोली, मेरी रूफी तो आज एकदम रानी लग रही है, बेहद खूबसूरत लग रही है। मन्नत खुशी से बोली, सच्ची मम्मी मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ क्या? सोनल जी बोले, हाँ हाँ सच में। अच्छा बेटा अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, सब कुछ बदलने वाला है अब तुम्हारी जिंदगी में। मैं जो जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? मन्नत बोली, ओके मम्मी। सोनल जी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा शादी पति पत्नी के साथ साथ दो परिवारों को भी आपस में जोड़ती है, जैसे हमारे परिवार जुड़े हैं। अब दूसरी बात आती है कि शादी के बाद पति पत्नी असल मायने में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, मन से भी और तन से भी। फेरों के हवन का धुआं जब तुम दोनों को लगेगा तब तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। और शादी में तन से भी एक होना जरूरी होता है बेटा। मन्नत बोली, तन से कैसे मम्मी?
सोनल जी बोली, फिजिकल रिलेशन एक लड़के और लड़की के बीच होना। शादी के बाद तुम्हें और जमाई साहब को भी इसी दौर से गुजरना होगा। तुम दोनों के बीच में यही सब होगा। तुम दोनों को भी तन और मन से एक होना होगा। सोनल जी मन्नत को आगे सब कुछ डिटेल में समझाने लगी, जिसे सुनकर मन्नत के होश उड़ गए थे। उसे थोड़ा बहुत पता था, पर आज अपनी मम्मी से इतना गहरा ज्ञान लेकर उसे डर लग रहा था। उसने कसकर चादर को पकड़ लिया। सोनल जी ने उसकी हरकतें देखकर कहा, अरे इतना डरने की जरूरत नहीं है, हर लड़की इस दौर से गुजरती है। तुम्हारी मम्मा भी तो गुजरी है, तुम्हारी सास भी गुजरी है, तुम्हारी दादी सास भी। अब तुम्हारी बारी है, डरना नहीं है, अपने पति पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जमाई साहब जब तुम्हारे नजदीक आएंगे तो तुम्हें भी तो सब कुछ पता होना चाहिए ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप दोनों को और आप अपने सफर में आगे बढ़ते रहो। मन्नत बोली, पर मम्मी ऐसा कौन करता है? सोनल जी बोली, सब करते हैं, दुनिया का हर नॉर्मल इंसान करता है, और ये कोई गलत चीज नहीं है कि पति पत्नी का प्यार है जिससे वंश आगे बढ़ता है। डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जमाई साहब है ना तुम्हारे साथ, कुछ भी दिक्कत हो तो उनसे पूछ लेना। मन्नत कांपते हुए बोली, मुझे तो उन्हीं से डर लग रहा है। सोनल जी बोली, धीरे धीरे सब ठीक होगा, चलो अब अपनी शादी पर ध्यान दो, मैं आती हूँ, मेहमानों को देख लो जरा। इतना कहकर सोनल जी रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही मन्नत का दिल धक धक करने लगा। वो डरती हुई बोली, हे ठाकुर जी, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, वो भी राणा जी के साथ। मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे तो कहीं भागने की इच्छा हो रही है। पार्लर वाली अंदर आई और मन्नत को ध्यान से देखने लगी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। बाहर सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। तभी आरतिका जी ने अजय जी को इशारा किया तो अजय जी बोले, मानव जी अब वरमाला का मुहूर्त हो गया है, चलिए जल्दी से करते हैं। मानव जी बोले, जी ठीक है, मैं अभी मन्नत को बुलवा देता हूँ। इतना कहकर मानव जी ने सोनल जी की तरफ देखा तो वे हाँ में सर हिलाकर मन्नत के रूम की तरफ चली गई। उनके साथ मिहिर और मन्नत के कुछ भाई भी चले गए थे। रूम में आते ही सोनल जी ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं कोई कमी ना हो और उसके माथे को चूम कर कहा, डरो मत, इस पल को एंजॉय करो, शादी एक ही बार होती है। मन्नत बोली, वो तो ठीक है, पर मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये लहंगा बहुत भारी है और अब तो गहने भी चुभ रहे हैं, गर्दन भी अकड़ी हुई है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मिहिर बोला, सीधा ससुराल जा आपने। मन्नत बोली, मम्मा भाई से कह दो ना, मुझे परेशान ना करे, जा रही हूं मैं आज, फिर देखती हूँ किसे परेशान करोगे। मिहिर के सीने में दर्द होने लगा जब मन्नत ने ऐसी बात कही। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। उसकी छोटी सी बहन उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोके हुए था और जब उसने मन्नत को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखों में पानी भर आया, पर उसे भी उसने छुपा लिया। सोनल जी बोली, तुम दोनों फिर कभी लड़ लेना, अभी वरमाला का मुहूर्त हो गया है तो रूफी को बाहर हॉल में ले जाना होगा। मन्नत बोली, इतनी जल्दी? मुझे तो सबसे डर लग रहा है, बाहर बहुत मेहमान होंगे, मैं सबके बीच में कैसे जाऊंगी मम्मा? मिहिर बोला, डरपोक कहेंगी, तेरा पति भी तो बाहर सबके बीच बैठा है और तू डर रही है? मन्नत बोली, क्योंकि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, उल्टा सब लोग उनसे डरते हैं, पर मेरे में उल्टा है, इधर मैं सबसे डरती हूँ। सोनल जी बोली, तुम दोनों चुप होते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? रूफी जिद मत करो, चुपचाप चलो, तुम वहां अकेली नहीं हो, सब लोग होंगे तुम्हारे साथ। सोनल जी ने मन्नत का एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ मिहिर ने पकड़ लिया और उस नाजुक सी गुड़िया को बाहर मंडप पर ले जाने लगे। जैसे ही मन्नत लॉबी में आई तभी जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी मेहमान मन्नत की तरफ देखने लगे जो कि एक रानी की तरफ दिख रही थी और अपने राजा की तरफ बढ़ रही थी। सोफे पर बैठे अभ्युत के सीने में दिल जैसे बाहर आने की तैयारी में था। वो इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि अभ्युत बेचैन हो रहा था। अभ्युत के बगल में ही एक सोफा रखा गया था जो मन्नत के लिए था। सोनल जी मन्नत को लेकर अभ्युत की तरफ बढ़ रही थी। सभी लोग मन्नत को देखकर बलाइयां ले रहे थे। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे अभ्युत बेताब हो रहा था। मन्नत ठीक अभ्युत के सामने आकर खड़ी हो गई। वो सहमी हुई सी जमीन को देख रही थी। उसके ठीक सामने सोफे पर अभ्युत बैठा हुआ था। उसने अपनी नजरें उठाकर अपनी मन्नत को देखा तो देखता ही रह गया। साक्षात रूप की रानी उसके सामने खड़ी थी, उससे शर्मा रही थी। अपनी बच्ची को दुल्हन के अवतार में देखकर अभ्युत ही जानता था उसके अंदर कितनी बेचैनी और तलब उमड़ रही थी। वो बिना होश के उसे लगातार बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था। मन्नत का दिल धक धक कर रहा था। उसे पता था सब लोग उसे घूर रहे होंगे और खासकर अभ्युत। पंडित जी आगे आए और बोले, अब वरमाला का सही मुहूर्त हो गया है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहना दीजिए। पंडित जी की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे पर जुनून सवार हो गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुरूर से मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट से भी मन्नत सिहर गई थी। उसने कसकर अपने दोनों हाथ आपस में जकड़ लिए। अभ्युत उसके पास आया और उसके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। मन्नत ने अभ्युत का हाथ देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ, पर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया था और अभ्युत के हाथ में रख दिया। अभ्युत मन्नत के मेहंदी लगे हाथों को देखकर बेहद खुश हो रहा था। अभ्युत मन्नत को हौले से अपने साथ ले गया और दोनों सोफे के पास जाकर खड़े हो गए। सानिया और मिहिर वरमाला लेकर आए और अपने अपने भाई बहन के बगल में खड़े हो गए। मन्नत नजरें झुकाकर खड़ी थी। वहीं अभ्युत दीवानों की तरह उसके खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। पंडित जी के कहने पर माला की थाली आगे बढ़ा दी गई और दोनों ने अपने अपने हाथ में माला ले ली। सबसे पहले अभ्युत ने जुनून से मन्नत को माला पहना दी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब बारी थी मन्नत की। उसके हाथ कांप रहे थे जिन्हें अभ्युत ने नोटिस कर लिया था और वो धीरे से अपनी जुनूनी आवाज में बोला, बच्ची बहुत इंतजार किया है मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मन्नत सहम गई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अभ्युत थोड़ा झुका और मन्नत ने उसके गले में माला पहना दी और उसकी नजर अभ्युत की नजरों से जा मिली। अभ्युत की दीवानगी और जुनून से भरी आंखें देखकर मन्नत का अंग अंग खिल उठा था। बदन में अजीब सा करंट दौड़ रहा था। उसने झट से अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर अभ्युत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों की वरमाला की रस्म हो चुकी थी और अब कुछ ही देर में फेरे होने वाले हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 39। वरमाला की रस्म हो चुकी थी। अभ्युत मन्नत को देखे जा रहा था। अब बस कुछ घंटों की ही बात थी, फिर तो मन्नत उसकी हो जाने वाली है। सानिया ने मन्नत को सोफे पर बिठा दिया और उसके बगल में खड़ी हो गई। अभ्युत भी अपनी जगह पर बैठ गया। मिहिर वहां से चला गया था और पंडित जी के साथ मिलकर फेरों की तैयारी करवा रहा था। सानिया की नजर बार बार उसके ऊपर ही जा रही थी। उसे मिहिर अच्छा लगने लगा था। मिहिर की नजर भी सानिया की नजरों से जा मिली। दोनों एक दूसरे के सामने मुस्कुरा दिए और नजरें फेर ली। अभ्युत राजा की तरह सोफे पर बैठा सामने देख रहा था। वहीं मन्नत असहज महसूस कर रही थी। उसे गहने चुभ रहे थे। वो इन्हें खोलना चाहती थी पर कैसे करे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। सभी मेहमान उन दोनों को देखकर आपस में बातें कर रहे थे कि दोनों एकदम राजा रानी जैसे लग रहे हैं। इनकी जोड़ी तो कमाल की है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मन्नत खामोश बैठी थी। तभी उसके पेट में से अजीब सी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर मन्नत को हंसी आ गई। अभ्युत उसकी तरफ देखने लगा कि इसे क्या हुआ।
मन्नत ने अपनी हंसी रोक ली और धीमे से बटबट करने लगी। अभ्युत उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा, पर हॉल में काफी शोर था और ये बच्ची बहुत धीरे बोल रही थी। अभ्युत थोड़ा उसके पास में खिसक गया और सबके सामने देखते हुए बड़े स्टाइल से बोला, किसे कोसा जा रहा है मेरे बच्चे के थ्रू? मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, राणा जी ये मेरा क्यूट सा टमी देखो ना, आवाज कर रहा है, लगता है इसे भूख लगी है। अभ्युत हैरानी से मन्नत की तरफ देखने लगा और मन में सोचने लगा, सच में ये लड़की कितनी बड़ी वाली ड्रामेबाज है, कितने नखरे आते हैं इसे। सच में अभ्युत इससे शादी करने जा रहा है। मन्नत ने सबसे छुपके अपने दुपट्टे में से अंदर अपने पेट पर हाथ रखा और ड्रामा करती हुई बोली, किसी को हमारी चिंता नहीं है, कोई हम पर दया नहीं करता, 1 घंटे से कुछ खाने भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं हम दोनों, फिर कुछ खा लेंगे, और तो क्या। मन्नत की हरकतें और उसकी बातें सुनकर अभ्युत ने गहरी सांस ली और सामने देखने लगा। मन्नत को अभी कुछ भी खाने से मना किया गया था। उसकी नजर सामने टेबल पर रखे दुनिया भर के नाश्ते पर जा रही थी, जिसे वो सिर्फ देख सकती थी। उसने मुंह बना लिया और चुपचाप बैठी रही। अभ्युत उसे रह रहकर देखे जा रहा था। आज वो बहुत हसीन लग रही थी, पर उसे अपनी खूबसूरती से कोई मतलब ही नहीं था। उसका जीवन तो खाने और सोने पर ही टिका हुआ है। लेकिन हमारा डेविल गुस्सैल अभ्युत उसकी खूबसूरती का कायल हुए जा रहा था। सब लोग आराम से बातें कर रहे थे। तभी पंडित जी बोले, वरवधु को अब मंडप पर लाया जाए, विवाह का मुहूर्त शुरू हो गया है। इतना सुनते ही अभ्युत के चेहरे पर जुनून सवार हो गया। वही मन्नत घबराने लगी। अभ्युत अपनी जगह से खड़ा हो गया और मन्नत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मन्नत ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया, पर वो उठ नहीं रही थी। उसका लहंगा बहुत भारी था। अभ्युत को ये बात पता नहीं थी, वरना वो अपनी ताकत लगाकर उसे आराम से उठा लेता। अभ्युत उसे हैरानी से देखने लगा। तभी सोनल जी ने मन्नत को सहारा देकर उसे खड़ा कर दिया। अभ्युत उसका हाथ पकड़कर मंडप की ओर बढ़ गया। दोनों मंडप में आए और अपने अपने बजोट यानी कि छोटे से स्टूल पर बैठने लगे। सोनल जी ने मन्नत को आराम से बिठा दिया। दोनों मंडप में बैठे थे और पंडित जी ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। हवन का धुआं दोनों के चेहरे को गर्म ताप दे रहा था। उस पवित्र अग्नि में दोनों का चेहरा चमक रहा था। कुछ क्रियाविधि करने के बाद पंडित जी बोले, वधु के माता पिता आइए और कन्यादान की रस्म कीजिए। मानव जी और सोनल जी आगे आए और अभ्युत मन्नत के बगल में बैठ गए। पंडित जी मंत्र बोले जा रहे थे। मन्नत खामोशी से सब कुछ गौर से देख रही थी। अचानक उसकी नजर अपने पापा के ऊपर पड़ी, जो शांति से कन्यादान की विधि कर रहे थे। मानव जी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। मन्नत ने गौर से उन्हें देखा और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। वो आज हमेशा हमेशा के लिए अपने पापा से दूर जाने वाली है। अब वो उनके पास कभी नहीं रह पाएगी, वो उनसे दूर होने वाली है। मन्नत को बहुत बड़ा झटका लगा था। इतने दिनों तक उसे होश ही नहीं रहा, लेकिन आज उसे सब कुछ एहसास हो गया था। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों में पानी बहने लगा। धीरे धीरे मन्नत सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर अभ्युत परेशान हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। मन्नत को यूं देखकर अभ्युत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन हो रहा था। उसे चुप करवाना चाहता था। उसे अचानक हुआ क्या है? वो यूं रो क्यों रही है? कहीं उसे भूख ज्यादा तो नहीं लगी ना, या उसे कोई चोट लगी है? अभ्युत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस उसे तड़प के साथ देखे जा रहा था। वहां खड़े सभी लोग मन्नत को देखकर भावुक हो गए। सबको पता चल गया था कि मन्नत क्यों रो रही है। मन्नत को रोता हुआ देखकर मिहिर वहां से साइड में चला गया। मानव जी ने अपने मन को कठोर किया और रस्म अदायगी करने लगे। उन्होंने एक बार भी मन्नत के सामने नहीं देखा, जबकि उसकी रोने की आवाज वे आराम से सुन पा रहे थे। सोनल जी की आंखों से पानी बहने लगा था। बड़ी मुश्किल से वे रस्म कर रही थी। आरतिका जी भी मन्नत को देख रही थी, पर ये दिन एक ना एक दिन तो उसकी जिंदगी में आना ही था। उसे मजबूत बनना होगा, अपने माँ बाप से दूर जाना ही होगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। दादी सा नम आंखों से मन्नत के रोते हुए चेहरे को देख रही थी। अजय जी भी भावुक हो गए थे। उन्होंने सानिया को अपने गले से लगा लिया था। अभ्युत से अब और रुका नहीं गया और उसने मन्नत के कंधे पर हाथ रख दिया और बेताबी से बोला, बच्ची तुम्हें क्या हुआ है? ये रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। मन्नत कुछ नहीं बोली। उसने अपने कंधे से अभ्युत का हाथ हटा दिया और सुबकने लगी। अभ्युत को और गुस्सा आने लगा। वो कुछ करता इससे पहले आरतिका जी अभ्युत के पास आई और बोली, रोने दीजिए उन्हें, आप शांति से रस्म में ध्यान दीजिए। अभ्युत ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और गुस्से से हवन की अग्नि को देखने लगा, जो उसकी जुनूनी आंखों में चमक रही थी। उसके लिए मन्नत का रोना सहन कर पाना आसान नहीं था। वो अपनी मुट्ठी कसकर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद कन्यादान की रस्म पूरी हुई और मन्नत के माता पिता शांति से बैठ गए। पंडित जी ने कहा, वरवधु का गठबंधन किया जाए। सानिया आगे आई और एक गुलाबी पट्टे को अभ्युत के कंधे पर रख दिया और उसके एक छोर को मन्नत के दुपट्टे से बांध दिया। पंडित जी बोले, वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अभ्युत अपनी जगह से खड़ा होने लगा, पर मन्नत टस से मस नहीं हुई। वो लाल आंखों से हवन को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके लिए उसके पापा से दूर जाना बहुत बुरा था, जो आज हो रहा था। अभ्युत को मन्नत पर गुस्सा आने लगा। वो कब से खामोश बैठी थी और अब ऐसी हरकतें कर रही हैं जो अभ्युत को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी सोनल जी आगे आई और उन्होंने मन्नत को सहारा देकर उसे भी खड़ा कर दिया। पंडित जी बोले, पहले 3 फेरों के लिए वधु आगे आएगी। मन्नत अपनी जगह से हिली नहीं, तो अभ्युत ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे कर दिया और कसकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसके कान में कहा, सुनाई नहीं दे रहा है पंडित जी क्या बोल रहे हैं? मन्नत कुछ नहीं बोली और वैसे ही खड़ी रही। फेरे शुरू हो गए। मन्नत आगे चल रही थी और इसका हाथ पकड़कर अभ्युत उसके पीछे चल रहा था। 3 फेरों के बाद अभ्युत आगे आया और मन्नत का हाथ कसकर पकड़कर पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने लगा। फेरे होने के बाद दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने सोने की थाली को अभ्युत की तरफ बढ़ा दिया। उसमें मंगलसूत्र रखा हुआ था। अभ्युत ने उसे अपने हाथों में ले लिया और बिना देरी किए मन्नत के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने एक और थाल आगे बढ़ा दी, जिसमें एक सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी और उसके पास में चांदी का सिक्का रखा हुआ था। अभ्युत ने सिक्के पर सिंदूर लिया और मन्नत की मांग की तरफ बढ़ा दिया। सोनल जी ने मन्नत की मांग टीके को साइड में किया और अभ्युत ने सिक्के से उसकी मांग भर दी। मन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में पानी बह रहा था और कुछ सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया था। पंडित जी ने अभ्युत को एक बार और मांग भरने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। सोनल जी ने मन्नत की मांग टीके को ठीक किया और पीछे हट गई। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों 7 जन्म के साथी हुए, बधाई हो। इतना सुनते ही अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी जुनूनी निगाहों से नजरें झुकाकर बैठी मन्नत को देखने लगा, जो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। पंडित जी ने दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। अभ्युत अपने कटजोड़े को संभालता हुआ खड़ा हुआ और इस बार उसने कसकर मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और मन्नत ने अपने पापा की तरफ देखा भी नहीं, बस उनके पैर छूकर चुपचाप खड़ी हो गई। मानव जी उसका दर्द समझ रहे थे, पर वे खुद दुखी थे।
कुछ देर के बाद सभी ने मिलकर लंच किया। मन्नत ने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया। वो बस चुपचाप बैठी रही। उसकी वजह से अभ्युत ने भी कुछ नहीं खाया और परेशान होकर उसे देखता रहा। वो एकदम से खामोश हो गई थी। कोई खुशी और मासूमियत उसके चेहरे पर अब नहीं दिख रही थी। अभ्युत को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आग में जल रहा था, पर अभी कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। अब बस कुछ ही पलों में वो मन्नत को अपने साथ राणा पैलेस ले जाएगा। उसके बाद मन्नत पर सिर्फ उसका हक होगा। लंच करने के बाद अजय जी बोले, समधी जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपनी बहू को लेकर जाना चाहते हैं अपने घर। इतना सुनते ही मानव जी की हालत खराब हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दूर खड़ा मिहिर लाल आंखों से अपने पापा को देख रहा था। सोनल जी भी एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।